जय हिंद। ये क्लास है राष्ट्रीय प्रतीक पे भारत के। आज जो क्लास चलेगा लगभग डेढ़ घंटे तक जाएगा। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छे से अगर कुछ जानना है, जानकारी लेना है तो बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक बैठकर 1 घंटे अपना टाइम देकर इस क्लास को देख लीजिए। उसके बाद जहाँ मन करे वहाँ जाके घूमिए। ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है क्लास, क्योंकि इसमें प्रतीकों को दिखाया गया है और उसके बारे में बताया गया है, कब बना, कैसे बना, हमारे भारत में क्यों लिया गया उसको, ऐसे ऐसे करके तो जो है उसको बताया गया है। ठीक है, अब जो है आपको ये दिख रहा होगा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, इसमें ये मेरा फिगर है, ये मैं हूँ और ये सब दिया गया है इसके अंतर्गत। ये ऊपर लिखा रहता है स्टार, देखे ये आपको पता रहना चाहिए कि ये इस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे करके मिलता रहेगा। ये सब हमारे भारतीय नोटे हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हिंदी है, सत्यमेव जयते, ये झंडा हमारा। ठीक है, तो खैर सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला सुनाता चला जा रहा है, तो हम भी सोच रहे हैं कि अपना फैसला सुनाते चले जाएं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे लोकतंत्र को दिन पर दिन मजबूत करता जा रहा है। अभी हमने वीडियो बना कर डाला है, सुबह में चलेगा। ठीक है, प्रीमियर होके। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना ध्यान लगाए बैठा है वो भी मीडिया वालों को समझा रहा है और विपक्ष वाले भी परेशान हैं कि कैसे ये जो सरकार है वर्तमान में ईवीएम और ईवीएम द्वारा 400 पार जाना चाहती है, विपक्ष वालों का कहना है। ठीक है, और विपक्ष वाले तो ज़्यादा करके मीडिया से परेशान है। वो बेचारे परेशान है और कह रहे हैं अपना, देखिए कोई भी हो विपक्ष वालों का, हमारा देश का मीडिया 161वें नंबर पे है, वो उसका अजीब टाइप का चल रहा है सब कुछ। वो विपक्ष का कोई चीज़ दिखाई नहीं रहा है, ऐसा क्या हो गया उसमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो विपक्ष जो है थोड़ा सा अजीब टाइप का नहीं, जैसे कोई होता है कि इग्नोर करने लगते हैं लाइफ में। जब कोई आपके आ जाता है और कुछ समय तक आपके साथ रहता है और अचानक जो आपको इग्नोर करने लगे तो कहने लगता है कि जिस नज़र से मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो, याद रखना उसी नज़र से हमको एक दिन ढूंढते मिलोगे। ठीक है, जिस नज़र से मुझे आप आज नज़रअंदाज कर रहे हो, याद रखना उसी नज़र से एक दिन मुझे ढूंढते फिरोगे। ये विपक्ष का कहना है मीडिया वालों के लिए। ठीक है, और ये कहना तो खैर बॉयफ्रेंड का भी रहता है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड का रहता है बॉयफ्रेंड के लिए, ऐसा चलता रहता है। खैर वो नया सिस्टम है, अपना चलाते रहेंगे लोग। हम लोग अपने राष्ट्रीय प्रतीक पे आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला क्या बोल रहे हैं, इससे पहला कि भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें पहला है राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान देश प्रेम से परिपूर्ण एक ऐसी संगीत है। जैसे देखिए ये जो राष्ट्रगान आप देख रहे हैं ये एक गीत है। ठीक है, आपसे कोई कहे कुछ कहे तो कह दीजिए कि राष्ट्रगान क्या है, तो एक प्रकार का ये गीत है। ठीक है, ये जो राष्ट्रगान है जो उस देश के इतिहास को, हमारी सभ्यता को, संस्कृति और उसकी प्रजा के संघर्ष की व्याख्या करता है। यानी हमारे पीछे अतीत में क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी, क्या हमारे देश की रचना कैसी है, उन सबों का वर्णन एक राष्ट्रगान करता है। ठीक है, यह संगीत रचना या तो उस देश की सरकार द्वारा स्वीकृत होती है, यानी जब हमारा संविधान निर्मित हो रहा था तो उस समय हमारे संविधान निर्मात्री लोगों ने इसको स्वीकृत किया था। ठीक है, सबसे पुराना राष्ट्रगान, ठीक है यहाँ पे ऐसे हो जाएगा भाई, सबसे पुराना राष्ट्रगान ग्रेट ब्रिटेन का है। जो ब्रिटेन हम पे 300 साढ़े 300 साल तक राज किया, वो ब्रिटेन का सबसे पुराना जो राष्ट्रगान है गॉड सेव द किंग। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रगान किस देश का है, तो ब्रिटेन का है। उसका नाम क्या है, तो गॉड सेव द क्वीन उसका नाम है। ठीक है, आपसे पूछे तो इसको बताइएगा। 1826 में राष्ट्रगान के रूप में वर्णित किया गया था। ये 1826 में बना, 1826 में से वर्णित किया गया था। भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन गण है। ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, बिंद हिमाचल अमुना गंगा उच्छल जल तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। ठीक है, ये हमारे देश का राष्ट्रगान है। ठीक, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गण है, जो मूलतः जो राष्ट्रगान हमारा, हमारे देश का जो राष्ट्रगान है ये मूलतः रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, वो भी बंगाली भाषा में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ये बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया था। ठीक है,
जिसे भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। यानी इसे आप याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगान को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान को अंगीकृत किया गया या स्वीकृत किया गया था। ठीक है, इसके जो गायन की अवधि है, ये जो हमारा राष्ट्रगान है, इसके जो गायन की अवधि है, यह जो है मैक्सिमम आप 52 सेकंड में गा सकते हैं। कितने समय में? 52 सेकंड में गा सकते हैं। लेकिन एक ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए या हमारे सेना के जवानों को अचानक कहीं जाना पड़ जाए, तो आप जो है वो राष्ट्रगान मात्र 20 सेकंड में भी गा के जा सकते हैं। ठीक है, आप उसे 20 सेकंड में भी गा के जा सकते हैं, तेजी से गा के। ठीक है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्व के जिन्होंने राष्ट्रगान को लिखा है, वह विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रचना को एक से अधिक देशों में राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। यानी हमारे देश के इतने महान व्यक्ति हैं, इतने महान व्यक्ति हैं कि उन्होंने जो लिखा, जो राष्ट्रगान या जो गीत उन लोगों ने लिखा, उस गीत को अन्य देशों ने भी राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया है। जैसे उनकी एक दूसरी कविता है आमार सोनार बंगला। आमार सोनार बंगला अगर आपसे पूछे किसकी रचना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है, आमार सोनार बंगला किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। आज भी बांग्लादेश में राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। यानी जो बांग्लादेश है आपका, जो आपका बांग्लादेश है, आमार सोनार बंगला को उसने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया है। वो किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है, इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में गाया गया था। यानी जो ये राष्ट्रगान है जन गण मन, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। यह अधिवेशन उस समय हुआ था जिस समय हमारे देश में जॉर्ज पंचम आया हुआ था। 1905 के विभाजन के बाद जॉर्ज पंचम ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। वो जो है हमारे यहाँ 1911 में भारत आया था। ठीक है, उसी के आने पे ही हमारी जो दिल्ली है, दिल्ली को राजधानी बनाने की प्रक्रिया चालू हुई थी। ठीक है, यानी दिल्ली 1911 में राजधानी बनी और पूर्णतः वह 1912 में बनके तैयार हो गई थी। ठीक है, 1911 में वो बनी, वो पूर्णतः 1912 बन के तैयार हो गई थी। तो जो जॉर्ज पंचम है, उसी के जो है स्वागत में हमारे देश का राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, हमारे देश का राष्ट्रगान उसी के स्वागत में गाया गया था। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है, ये कहता है कि जो ब्रिटिश का जॉर्ज पंचम आया था, ये उसके स्वागत में गाया गया था और अपने आप को नीचे गिरा के गाया गया था कि नहीं, आप ही जन है, आप ही जो हमारा जनगण है, हम लोग का जो मन है, आप ही पे समर्पित है। ठीक है, जैसे जन गण मन अधिनायक जय है, यानी जो हम लोग हैं, हम लोगों का मन है, हमारा जो देश है, ये आपके अधीन है, ऐसा करने का लोगों का मतलब है। लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा कोई बात नहीं लिखा था। उन्होंने ये लिखा था जनगण मन अधिनायक जय है, यानी जितने भी लोग हमारे भारत के अधीन हैं, जो भी जनगण लोग हैं, यो अपने पक्ष में लिखे थे, ना कि उनके पक्ष में। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें से निकालते रहेंगे, कुछ पता तो रहता नहीं है, अनाप शनाप बोलना रहता है, देश के खिलाफ बोलना है अनाड़ियों को। ठीक है, तो जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर की किसने गाया था? भांजी ने गाया था, जिसका नाम सरला टैगोर था। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ दे कि 1911 के अधिवेशन में जो जनगण मन गाया गया था, उसे किसने गाया था, तो आप क्या बताएंगे? तो उसे गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी थी, उसका नाम क्या था? सरला टैगोर। क्या था? सरला टैगोर उसका नाम था, उसी ने इसको गाया था। समझ आया? हमारे भारत का राष्ट्रपति में जनगण मन अधिनायक जो है, ये राष्ट्रगान है हमारे देश का। ठीक है, कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, समझ आया? दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह है तिरंगा। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह है तिरंगा। अब तिरंगा क्या कहता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं। 3 रंग की 36 पट्टियां, यानी ऐसे जो है 36 पट्टी बनी है, इसमें 3 जो है स्थान है, 1 2 3। ठीक है, तो 36 पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा, 36 पट्टियों के बीच नीले रंग के चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। ठीक है, यह ध्वज कैसा है? 3 पट्टी है जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग है, उसके बीच में सफेद वाले भाग में एक नीले रंग का चक्र लगा है। ठीक है, जिससे वह सुशोभित है। इसी की अभिकल्पना आपसे कभी पूछेगा
कि जो तिरंगा है इसकी अभिकल्पना किसने की थी? तो पिंगली वेंकैया ने इसकी जो है अभिकल्पना की थी। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व, यानी जब हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ उससे लगभग एक महीने पहले, यानी 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में इसे जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया या भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया गया। ठीक है, ये जो 3 पट्टी वाला है जिसके बीच ये जो लगा है तिल्ली वाला पहिया, वो जो है 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान की बैठक में अपनाया गया था या स्वीकृत किया गया था। आपसे डेट अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे? 22 जुलाई 1947। ठीक है, इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियां हैं। ठीक है, यानी जो ये तीनों पट्टी बनी है, ये जो तीनों पट्टी बनी है इन सब में समान चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई तो सेम हो गया लेकिन चौड़ाई भी सेम है। ठीक है, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया रंग। केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, यानी जो केसरिया रंग जो सबसे ऊपर है वह देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में है श्वेत पट्टी। श्वेत मतलब सफेद पट्टी। ठीक है, धर्म चक्र के साथ, यानी जो श्वेत पट्टी है जो बीच में है, जो बीच वाले भाग में जो सफेद है, ठीक है, वह धर्म चक्र के साथ यानी नीले चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। शांति और सत्य का संकेत है। और नीचे यानी जो तीसरा वाला राउंड है, ठीक है, ये तो पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तीसरे वाले में नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। ठीक है, हरा रंग शुभ माना जाता है। ठीक है, विकास, ठीक है, और उर्वरता यानी हमारे देश की हरियाली को वो दर्शाता है। ठीक है, ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात, अगर आपसे पूछे कि हमारे भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है तो आप क्या बताएंगे? 3:2। क्या है? 3:2। यानी अगर 3 फुट चौड़ाई है तो 3 फुट अगर इसकी लंबाई है तो 2 फुट उसकी चौड़ाई होगी। जब भी उसका रेशियो आप निकालेंगे, जितना बड़ा फ्लैग बनाइए, अगर आप 3 मीटर लंबा फ्लैग बना रहे हैं तो 2 मीटर चौड़ा बनाएंगे। अगर आप 30 मीटर लंबा फ्लैग बना रहे हैं तो 20 मीटर चौड़ा बनाएंगे। ठीक है, वो 3 और 2 के रेशियो में वह होना चाहिए। ठीक है, सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ये जो पट्टी है बीच में सफेद पट्टी, इसमें गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। ठीक है, जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत, ये जो चक्र लगा है, जो चक्र घूमता है, यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। यानी भारत दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, वह प्रगतिशील है। ठीक है, इस चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। यानी ये जो सफेद पट्टी की चौड़ाई जितनी है इसका व्यास भी उतना ही है। ठीक है, वह इसका रूप जो ये लिया गया है, बीच से चक्र जो लिया गया है, इसका जो रूप है सारनाथ में स्थित, ये जो बीच में चक्र आप लिए हैं, ये सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फल के चक्र में दिखने वाले की तरह होता है। ठीक है, यानी आप जब कभी वाराणसी के सारनाथ में आएंगे, ठीक है, तो वहां पे जो आप देखेंगे तो शेर रखा है उसके म्यूजियम में। ठीक, म्यूजियम में जो शेर रखा है, ठीक, उसके अशोक स्तंभ में जो शेर है उसके शीर्ष फल पे आप जब देखेंगे तो ये चक्र दिखेगा, जो चक्र लगा है वो वहां पे दिखेगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? ये जो हमारा झंडा है जिसे हम आज इस रूप में देखते हैं, ये जो हमारा वर्तमान में झंडा है ये वाला है। ठीक है, इसे हम इस रूप में देखते हैं। ठीक, ये पहले नहीं था। यानी हमारे यहाँ जब ब्रिटिशों ने शासन किया था, तो हमने जब ब्रिटिशों हमारे ऊपर शासन किया तो सबसे पहले ये झंडा था उनके लिए, हमारे देश के लिए इस झंडे का प्रयोग होता था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1801 का ध्वज जो है ऐसा था। ठीक है, फिर ब्रिटिश सरकार के अधीन जब भारत हुआ, यानी सबसे पहले तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। ठीक है, कुछ दिन बाद यानी 200 साल 250 साल बाद हम ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए, यानी ब्रिटिश सरकार हम पे राज करने लगी। ठीक है, तब उसका झंडा ये वाला हो गया। ठीक है, तब उसका झंडा ये वाला हो गया। ठीक, तीसरा है जो भारतीय नौसेना थी, जो पानी वाले जहाज से आती जाती थी, वो जो है
इस झंडे का प्रयोग करती थी। वो किस झंडे का प्रयोग करती थी? इस वाले झंडे का प्रयोग करती थी। ठीक है, 1906 में इतना सब होते होते हमारे देश में स्वतंत्रता की इतनी लड़ाई लड़ी गई, लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी, लेकिन खैर कंगना रनौत जो हमारे देश की मंडी से लोकसभा की सदस्यता के रूप में अभी निर्वाचित होने वाली है, जो अभी टिकट पाई है, वो एक बार अपना बयान दी थी कि हमारा भारत जो है 2014 के बाद आजाद हुआ। वाह, यानी 1906 में जिसने एक तिरंगे का रूप दिया, 1907 में जिसने तिरंगे का रूप दिया, 1917 में जिसने तिरंगे का रूप दिया, वो लोग हमारे देश के महान व्यक्ति थे ही नहीं। उन लोगों ने तो हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी नहीं, हमने तो असली लड़ाई जो लड़ी है हमारे देश में जो वर्तमान में नया लोकतंत्र है, जो 1947 के बाद आजाद हुआ, उन लोगों से लड़ के हमने 2014 के बाद आजादी पाई है। ऐसा कहना है हमारे देश की महान लोकसभा सांसद जो वर्तमान में निर्वाचित होने वाली है कंगना रनौत का, वो बोलती है ऐसा। ठीक है, तो ये तो तीनों ब्रिटिश के थे। ठीक, 1906 में ये वाला हुआ हमारे देश में। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर ग्रीन पट्टी थी, फिर बीच में पीली, नीचे लाल। ठीक है, ये 8 कमल के फूल हैं ऊपर, ये ऊपर 8 कमल के फूल हैं। ये जो पीली पट्टी है, नीचे वंदे मातरम लिखा गया है, बीच में वंदे मातरम लिखा गया है। और जो लाल पट्टी है, ये जो लाल पट्टी है, इधर चंद्रमा है और यह सूर्य है। जब 1906 में हमारा पहला झंडा हमारे देश के लिए, हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने जब पहली बार हमारे देश का झंडा बनाया, तो उन्होंने उसका रूप ऐसा दिया था। ठीक है, कैसा रूप दिया था? उसमें भी 3 पट्टी थी, उसमें 3 कलर थे, हरा, पीला, लाल। बीच में जो पट्टी है, जैसे इस पट्टी में लगा है चक्र, उस पट्टी में लिखा था वंदे मातरम। और सबसे निचली पट्टी पे था एक तरफ चंद्रमा, यानी दाएं साइड अगर आप ऐसे देखें तो दाएं साइड चंद्रमा, और इस साइड से देखेंगे तो बाएं साइड चंद्रमा और दाएं साइड सूर्य था। ठीक है, फिर उसको चेंज कर दिया गया। फिर 1907 में आइए, 1907 में क्या हुआ कि ये जो है मैडम भिखाजी कामा द्वारा जर्मनी में प्रदर्शित किया गया। जर्मनी में मैडम जी भिखा कामा द्वारा, ये जो ऊपर है इसमें तो देखिए, ध्यान दीजिए, 1906 आपसे कभी पूछ दे, यही चीज ध्यान दिया जाता है कि 1906 में जो झंडा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, वो 3 पट्टी उसमें भी थी। 1907 में जो दिया गया था उसमें भी 3 पट्टी थी, लेकिन जो 1906 में दिया गया उसके ऊपर का रंग हरा है, और 1907 में जो दिया गया उसके ऊपर का रंग केसरिया है। ठीक है, उस 1907 में जो दिया गया मैडम भिखाजी कामा द्वारा, वो जो 1907 में दिया गया उसके ऊपर का रंग, जो 3 पट्टी में सबसे ऊपर पट्टी है उसका रंग केसरिया है, बीच वाली पट्टी पीली है, सबसे नीचे वाली पट्टी हरी है। ठीक है, उसमें भी सेम यही सब डाला गया है जो 1906 में डाला गया था। यानी सबसे ऊपर पट्टी जो है केसरिया, उसमें 8 कमल के फूल हैं, बीच में जो है, बीच में उसमें वंदे मातरम लिखा गया है, और सबसे नीचे जो है उसमें एक साइड सूर्य बनाया गया, एक साइड चंद्रमा बनाया गया। ये था आपके 1907 का। ठीक है, 1907 के बाद फिर ये चेंज हुआ और 1917 में फिर आया। और 1900, क्योंकि देखिए ये ब्रिटिश वाले लोग थे ना, ब्रिटिश वाले अपने मन से कराना चाहते थे, और हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे अपने मन से कराना चाहते थे। ठीक है, तो 1917 में, ये जो 1917 है, 1917 में फिर ये चेंज हुआ, और 1917 में एक जो है इंग्लैंड के झंडे का प्रयोग हुआ, और इसमें लगभग 2, 4, 6, 8, 6 जो है 6 से 7 स्टार लगाए गए, और एक चंद्रमा लगाया गया। ठीक है, जो है 6 से 7 स्टार लगाए गए, एक इंग्लैंड का झंडा है और एक चंद्रमा लगाया गया। ये कब था? ये 1917 में था। ठीक, उसके बाद जब 1921 वाला, ये जो आपको झंडा दिख रहा है, 1921 वाला जब झंडा दिया गया, तो इसे दिया महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसको दिया है। ठीक है, इसमें भी 2 झंडे हैं, सॉरी 2 पट्टी है। 2 पट्टी का मतलब ये है, ये दिख रहे हैं 2 पट्टी है। हरा रंग जो दिख रहा है आपको, हरा रंग मुस्लिमों का प्रतीक था। ठीक है, इसमें जो दिया गया है ये हरा रंग जो है ये मुस्लिमों का प्रतीक है, जबकि ये जो लाल है ये हिंदुओं का प्रतीक है। ठीक है, इन्होंने जब महात्मा गांधी ने इसको दिया था 1921 में, ये 1921 में दिया गया है। ठीक है, 1921 में दिया गया है। 1915 में महात्मा गांधी हमारे वापस आए थे। ठीक है, ये जो है ये जो आपका ऊपर हरी पट्टी दिख रही है, उस हरी पट्टी का मतलब है मुस्लिमों का था, और जो रेड पट्टी है ये हिंदुओं का था। और जो चरखा है ये हमारे देश में लोग एक दो काम करें, अपना कपड़ा बूंदे, अपना से कपड़ा पहने, इन सभी चीजों के लिए ये जो है चरखा का प्रयोग किया गया था। ये कब का है? ये 1921 का है। ठीक है, फिर 1921 के बाद फिर इन लोगों ने परिवर्तन किया, अब 1931 में आए। ठीक है, 1931 में जब आए तो इन लोगों ने 3 पट्टी बनाई, केसरिया, सफेद और हरी। केसरिया, सफेद और हरी। इसके बीच में क्या किया 1931 वाले में इन लोगों ने क्या किया, ये जो
चरखा लगा है महात्मा गांधी जी का, इन्होंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, क्या किया इन लोगों ने, इसमें जो है ऐड कर दिया, यानी अब जो है सॉरी, अभी भी 3 पट्टी ही है, लेकिन इसमें जो रंग बदल गया, ऊपर हो गया केसरिया, बीच में हो गया आपका सफेद, सबसे नीचे हो गया हरा, बीच में हो गया आपका चरखा। ठीक है, 1931 तक ये रहा। ठीक, अब 1931 से लेके आगे चलता रहा, फिर ये चेंज हुआ और 1947 में हमारा वर्तमान जो तिरंगा हम आज देख रहे हैं, उस तिरंगे का जो रूप हम आज वर्तमान में देख रहे हैं वो ये वाला है। आज हमारे वर्तमान तिरंगे में केसरिया रंग लगा है, बीच में सफेद है और हरा है, और सबसे बीच में एक गोल कलर का चक्र लगा है जिसमें 24 तिलियां हैं। 24 जो तिलियां लगी हैं वो 24 तरीकों को बताती है। ठीक है, जो हमारा देश प्रगतिशील है 24 तरीकों से प्रगतिशील है, उस 24 तरीकों को ये 24 तिलियां दर्शाती हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग झंडे का प्रयोग करते हैं, अपने घर पे लगा लेते हैं। ठीक है, हम लोग झंडे वाला कपड़ा पहन लेते हैं, गालों पे लगा लेते हैं, मत्थे पे लगा लेते हैं, हाथों पे चिपका लेते हैं, नीचे रोड पे फेंक देते हैं, कचार देते हैं, कहीं भी कर देते हैं। ये सब हम लोग जो करते हैं उसका उचित प्रयोग कैसे हो। हमारे देश में जो झंडा हमारा है, हमारे देश का जो तिरंगा है, हमारे देश का मान है, जो हमारे सम्मान है, हमारे देश का जो तिरंगा है, उसका हम लोग उचित प्रयोग कैसे करें। ठीक है, तो झंडे का उचित प्रयोग यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, देखिए अगर आप लोगों को PDF चाहिए, ठीक है, तो हमारा जब हम आपको पहले दिखाए हैं जो लगा था बैनर हमारा, उसमें हमारा नंबर, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, झंडे का उचित प्रयोग सन 2002 से पहले यानी भारत की आम जनता के लोग केवल गिने चुने दिन, यानी अगर किसी दिन महात्मा गांधी की जयंती है तो उस दिन, किसी दिन 15 अगस्त है तो उस दिन, 26 जनवरी है तो उस दिन आप जो है राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़ के सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे। यानी अगर कोई राष्ट्रीय त्योहार नहीं है तो आप उसके अलावा कभी भी झंडा नहीं फहरा सकते थे। लेकिन 2002 के बाद ये नियम परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, नियम परिवर्तित कर दिया गया और कह दिया गया आप जो है झंडे का प्रयोग करिए, आप अपने घर पे लगाइए, आप अपनी 4 व्हीलर के सामने लगाइए। अभी देख रहे हैं भारत सरकार पिछले 15 अगस्त को बोली थी कि हर घर तिरंगा, उसने ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐलान किया था कि हर घर तिरंगा। ठीक है, तो लोग अपने अपने घर पे तिरंगा लगाए थे। ठीक है, तो झंडे का उचित प्रयोग जब पहले 2002 से पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रीय त्योहार नहीं है तो आप नहीं प्रयोग कर सकते थे, लेकिन 2002 के बाद ये संशोधन किया गया। अब एक आ गया कि नहीं, आप भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसे संभालने की विधि क्या है। ठीक है, अगर आप इसे संभालते कैसे, जैसे आपको अब दिया गया है कि नहीं आप लगाइए, आप झंडा लगा सकते हैं। जब तक पहले 2002 से पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन अब सिस्टम हो गया कि आप झंडे को लगा सकते हैं। ठीक है, तो दीवार पे इसका प्रदर्शन कैसे करना है। ठीक है, जैसे दीवार पे आप देखते होंगे कोई सैनिक है झंडा लिए बना है, यानी आप चाहते हैं कि मेरे दीवार पे झंडा बन जाए, या कहीं भी कोई पुलिस लाइन बनी है वहां कोई झंडा दीवार पे बना है, या आप स्कूलों में देखे होंगे, स्कूल में देखते हैं ना, स्कूलों में एक झंडा बना रहता है, आप देखे होंगे, तो उसका प्रदर्शन आप कैसे करेंगे। ठीक है, उस चीज के बारे में यहाँ बताया गया है कि दीवार पे अगर प्रदर्शन करना होगा आपको, ठीक है, दीवार पे अगर आपको प्रदर्शन करना होगा तो आप जो झंडा प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो झंडा आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे झंडे का प्रयोग करिए, ऐसे, यानी इस तरीके से। ठीक है, ये वाला जो भाग है आप झंडे का जो ऐसे भाग को प्रयोग करिए। ठीक है, समझा रहे चीज, यानी आप जो झंडे का प्रयोग करेंगे इस तरीके से करेंगे, तो आप देखते होंगे कि झंडा उस तरीके से लगाया जाता है, या तो सिंगल में इसी तरह का लगाया जाता है। ठीक है, सिंगल में इस तरीके से लगाया जाता है, अधिकतर जगह झंडा ऐसे ही लगाया जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे, तो दीवारों पर जब आपको प्रदर्शन करना है तो आप जो है उस तरीके से झंडे को आप लगाएंगे। ठीक है, दूसरा है अन्य देशों के साथ, अगर आपको अन्य देशों के साथ लगाना है तो आप जब कभी भी अपने देश का झंडा लगाते हैं तो आप उस देश के झंडे को सबसे पहले तो बीच में रहेंगे, आप बगल में उस झंडे को, देश का झंडा, यानी अगर आपका झंडा है, ठीक है, अगर आपका झंडा है, ये आपका झंडा मान के चलिए हो गया भारत का, ठीक है, और ये उस देश का हो गया, ठीक, इधर भी उस देश का हो गया, कई देश हैं, आप बीच में हैं। ठीक है, तो आप ये जो इक्वलिटी है, ये इक्वलिटी, ठीक, आप इसको इक्वल नहीं रखेंगे, अपने झंडे को आप थोड़ा सा बड़ा कर देंगे,
ठीक है, आप अपने झंडे को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, हल्का सा। अपने देश को देखिए, हम हमारा देश है, हम हमारे देश में आप आए हैं, यानी हम आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आए हैं, तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं और हम आपसे बड़े हैं, आपसे बड़े हैं, तो हल्का सा हम अपने झंडे की जो आकृति है थोड़ा सा उसको ऊपर कर देंगे, बाकी देशों के झंडे को छोटा कर देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। घर के अंदर प्रदर्शित झंडा, यानी अगर आपको घर के अंदर प्रयोग करना है, जैसे जब कभी भी आप अपने स्कूल के अंदर प्रयोग करते हैं झंडा, ठीक है, स्कूलों के अंदर झंडा प्रयोग होता है, या आप देखेंगे पीछे बहुत बड़े राजदूत होते हैं, राजदूत देखे, राजदूत या बहुत बड़े नेता लोग हैं, पॉलिटिक्स लोग हैं, या आप अक्सर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखते होंगे, कभी जब वो कभी बाइट देते हैं तो उनके पीछे झंडा लगा रहता है। ठीक है, वो जो झंडा इस तरीके से लगा रहता है, इस तरीके से झंडा लगा रहेगा। ठीक, उसमें जो केसरिया रंग है, केसरिया रंग आपको ऊपर दिखना चाहिए, बाकी जो आपका सफेद वाला है और हरा है वो नीचे रहेगा, लेकिन आपका जो केसरिया वाला भाग है वो ज्यादातर ऊपर दिखना चाहिए, बाकी हरा और सफेद हल्का नीचे रहेगा तो चलेगा, लेकिन केसरिया आपका ऊपर दिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप घर के अंदर प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले ये सब हमारे देश के आम नागरिकों को नहीं था, लेकिन ये जब से नियम दिया गया है तब से बता दिया गया है कि नहीं, अगर आप हमारे देश के झंडे का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ऐसा प्रयोग न करें जिससे हमारे झंडे की अवनति हो, हमारे देश को, हमारे झंडे को कहीं नीचे गिरे हुए सम्मान से ना कि कोई उसको देखे। तो आपको कैसे कैसे प्रयोग करना है इस चीज को ये बताता है। ठीक है, वाहनों पर प्रदर्शन, अगर आप वाहनों पे प्रदर्शन करना है तो आप अपने झंडे को, जो आपका झंडा, आपकी जो वाहन है, आप जहां ड्राइवर है, आप अपने दाहिने साइड, जो आपका दायां साइड है, आप उस साइड झंडे को लगाएंगे। अगर आप उस साइड नहीं लगवाए हैं, कभी कोई पुलिस वाला गरमाया या किसी पुलिस वाले को पता है, खैर किसी को पता तो रहता नहीं कि झंडा किस साइड लगता है, अगर किसी को पता है और देख लिया तो वो उसको उतरवा देगा और आपको दाएं साइड आपको लगवाना होगा। ठीक है, तो आप उस झंडे का प्रयोग किस साइड करेंगे? दाएं साइड करेंगे। ठीक है, झंडे को उतारना, ठीक है, झंडे को आज भी एक नियम है कि आप अगर झंडे को फहरा रहे हैं तो सूर्यास्त के बाद फहराइए, सॉरी, जब सूर्योदय हो रहा है तो उसके जस्ट बाद फहरा दीजिए, और किसी भी परिस्थिति में, वो बारिश हो रही हो, बारिश ना हो रही हो, घाम हो, घाम ना हो, सूर्यास्त होते होते उस झंडे को आप उतार के समेट कर रख लीजिए। ठीक है, ये जो है हमारे झंडे का सम्मान है। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। ठीक, इसके आगे आइए, देखिए चौथा क्वेश्चन, तीसरा, राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा शक संवत है। ठीक है, ठीक है, शक संवत, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत या भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, भारत का ये जो दिख रहा है आपको, आप या तो शक संवत के या भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कहिए। ठीक है, ये जो यहाँ लिखा है ये बाय मिस्टेकली हमसे टाइप हो गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग होगा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या शक संवत। यह जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, संक्षिप्त नाम इसका भारांग, यानी भारतीय राष्ट्रीय। ठीक है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय, जैसे क्या है कि ये जो कैलेंडर है ये यहाँ पे होता है भारांक। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर या भारांक लिखा गया था, वो होगा भारांक। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है, यानी ये जो राष्ट्रीय पंचांग है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पे आधारित है, ठीक है, वह एक सिविल कैलेंडर है। ठीक है, यह शक संवत पे आधारित है। ठीक है, यह किस पे आधारित है? शक संवत पे आधारित है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1957 यानी 22 मार्च 1957 को जो है यह शक संवत पे आधारित है। और जब यह शक संवत पे आधारित है, आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस चीज पे आधारित है, तो शक संवत पे आधारित है। और शक संवत पे जब आधारित है तो उसके साथ ये 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 से ये जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ यह जो है 22 मार्च 1947 आ रहा है, 1957, 22 मार्च 1957 को भारत की सरकार द्वारा ये जो है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। ठीक है, भारत में यह भारत का राजपत्र, ठीक है, भारत में यह भारत का राजपत्र आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार, यानी भारत सरकार द्वारा अगर कोई समाचार देता है, ठीक है,
यानी आप देखते होंगे भारत सरकार अगर कोई ऐसे पत्र लाई है, ठीक, जिससे कुछ लिखा है, ठीक है, अगर उस पर कुछ डेट डालना है तो आप संख संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पे ही डालते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे हमारा जो प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है मिति मार्ग सिख सुख सप्तमी विक्रमी संवत 2006, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था, ठीक है। तो ये जो है भारत में भारत का राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार और भारत सरकार द्वारा जारी संचार विज्ञप्तियों, यानी भारत सरकार जितनी विज्ञप्तियां जारी करेगी उसमें सभी विज्ञप्तियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो हमारे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो संघ संबंध पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई जैसे चैत आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन माघ पुष, ये गांव की महिलाएं जो पढ़ी लिखी, आप सोचिए पढ़े लिखे लोग नहीं थे, हाँ, और लोग ये जानते थे। आज के पढ़े लिखे नेता सब कुछ पढ़ लिख रहा है, कुछ ना पता रहा हूँ सबको, और वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इतने अच्छे अच्छे नाम दिए थे, ठीक है। तो हमारे जो है जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, अगर आपसे कोई पूछे कि उसमें पहला महीना कौन सा होता है हमारे राष्ट्रीय पंचांग का, तब क्या बताएंगे? चैत्र। हमारे राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन होता है? चैत्र होता है, चैत्र। इस कैलेंडर को कैलेंडर सुरक्षा समिति, यानी जो आज राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ आप राष्ट्रीय पंचांग जो संघ संवत पर आधारित है, आप जिसे देख रहे हैं, वह कैलेंडर को कैलेंडर सुधार समिति 1947 में 1957 में भारतीय पंचांग और समुद्री पंचांग के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तब जाके इसे 1957 में हमने अपना राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था, ठीक है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि भारत का जो है राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो अब क्या बताएंगे? संघ संवत पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था आपको 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को ये अपनाया गया था, ठीक है। चौथा है राष्ट्रीय मुद्रा। हमारे भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा, ठीक है। तो हमारे भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है रुपया, ठीक है। जो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है क्या है? रुपया है। ये जो भारतीय रुपया है जिसका चिन्ह आर आप वर्तमान में देखते हैं इस तरीके से, ठीक है, आप इस तरीके से वर्तमान में दिखते हैं। इसको कोड में INR लिखा रहता है, ठीक है। जब कभी भी आप विदेश के डॉलर को हमारे भारत के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी ऊपर डॉलर लिखा रहेगा और नीचे भारत का रुपया लिखा रहेगा, तो आप जब कभी भी देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा जाता है INR, इंडियन रूपी। INR का मतलब होता है इंडियन रूपी, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है, ठीक। यानी अगर हिंदी में आपको प्रयोग करना होगा तो आप हिंदी में इस तरीके से प्रयोग करेंगे, ठीक है। हिंदी में आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे, और इंग्लिश में अगर आपको प्रयोग करना होगा तो आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसे हम लोग करते हैं। भारतीय राष्ट्र की मुद्रा कौन सी है? ये वाली है, ठीक है, रुपया जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसका बाजार नियामक, यानी इसे बाजार नियामक और जारीकर्ता, यानी बाजार में कैसे ये रेगुलेट होगा, यानी बाजार में कैसे चलेगा, बाजार में कितनी मार्केट में कितने पैसे होंगे, मार्केट में कितने पैसे रखे जाए, कितने 100 करोड़ रखे जाए, इसको रेगुलेट कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसे रेगुलेट और जारी, रेगुलेट का मतलब कैसे नियमित होगा, कैसे चलेगा, ये सब टोटल जो है कौन करता है? RBI करती है। और इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी भी RBI ही करती है। नए प्रतीक चिन्ह के आने से पहले, आज वर्तमान में जो आप ये चिन्ह देख रहे हैं, ठीक है, इसके आने से पहले, आप जो वर्तमान में चिन्ह देख रहे हैं, इसके आने से पहले, ठीक है, रुपये को हिंदी में दर्शाने के लिए, यानी रुपये को जब हिंदी में दर्शाया जाता था तो उस समय इस चीज का प्रयोग किया जाता था, सॉरी, इस आर का प्रयोग किया जाता था। यानी उस समय हम जो है इस तरीके के आर का प्रयोग करते थे, ठीक है, यानी इस तरीके के आर का प्रयोग होता था। लेकिन कुछ समय बाद भारतीय मुद्रा के लिए एक आधिकारिक प्रयोग, यानी आधिकारिक प्रयोग का मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग आर और ये वाला भाग, ठीक है, इसका प्रयोग जो है आधिकारिक प्रतीक चिन्ह दिनांक 15 जुलाई 2010 को चुन लिया गया। यानी जो ये चीज है रुपया और INR, ये दोनों चीज 15 जुलाई 2010 को चुन लिया गया था, ठीक है। यानी पिछले 1947 से लेके
2010 तक हम जो है हिंदी में इस तरीके के शब्द का प्रयोग करते थे और अंग्रेजी में RE, ठीक है, 1 रुपया, RS और RP का प्रयोग हम करते थे। लेकिन 15 जुलाई 2010 के बाद हम लोगों ने इसको प्रयोग करना शुरू कर दिया और इसको प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसे बनाया कौन था? तो इसे बनाए थे IIT मुंबई, IIT मुंबई के डी उदय कुमार प्रोफेसर थे। IIT मुंबई के प्रोफेसर थे डी उदय कुमार, उन्होंने इसको डिजाइन किया था, ठीक है, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। समझ में आ रहा है चीज? कौन डिजाइन किया था? 15 जुलाई 2010 को ये जब अपनाया गया था तो इसे डिजाइन करता कौन थे? डी उदय कुमार। कहाँ के थे? मुंबई, जो IIT जो मुंबई की, वहां वो प्रोफेसर थे, ठीक है। अमेरिकी जो डॉलर है, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड, अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, यानी अमेरिका का जो डॉलर है, ब्रिटिश का जो पाउंड है, जापान का जो येन है, और यूरोपीय संघ का यूरो, यूरोपीय संघ का यूरो के बाद, यानी इनके जो प्रतीक चिन्ह है, यानी अगर आप डॉलर देखते हैं तो इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। आप जो है पाउंड देखते हैं तो ऐसे कुछ करके ऐसे काटा रहता है, ठीक है, पाउंड इस तरीके से है, ठीक। तो ये जो आप चिन्ह देखते हैं डॉलर के या पाउंड के या जापानी येन के या यूरो के, जो आप चिन्ह देखते हैं, ऐसे चिन्ह सिर्फ 4 देशों के हैं, यानी 4 ही चिन्ह बने हैं। 5वां हमारे भारत देश का है जो रुपया है, जो ऐसा है ये 5वां है, यानी 2010 के बाद हमारे भारत 5वें स्थान पे आ गया, जिसके पास खुद के आधिकारिक चिन्ह के रूप में ऐसा रुपये का चिन्ह मिला है, ठीक है। समझ में आया? और देखिए, अगर कभी भी आप जालसाजी के रूप में हमारे नोट का प्रयोग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप जो है जाली नोटों का मुद्रण और परिचालन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 489A से 489E के अंतर्गत, यानी 489A से लेके E के अंतर्गत अपराध तथा किसी भी विधिक न्यायालय द्वारा आर्थिक दंड अथवा कारावास, अथवा आर्थिक दंड और कारावास दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है, ठीक है। समझाया? इसके आगे आइए, इसके आगे क्या कह रहा है कि हमारा जो ये रुपया है, हम रुपये को देखते हैं सिक्कों में और नोट में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बनता होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं वो बनता होगा। तो जो आज हम नोट और जिस नोट और सिक्के को हम आज देखते हैं वो कहीं ना कहीं छपते हैं, ठीक है, किसी न किसी के द्वारा वो जारी किए जाते हैं। समझा रहे चीज? तो ये जो सिक्का बनता है, सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के 4 टकसालों में होती है। वर्तमान समय में हमारे भारत में 4 टकसाल को हम लोग इंग्लिश में मिंट कहते हैं। टकसाल वो होता है जहां सिक्का के, भारत के सिक्कों की ढलाइया होती है, जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग टकसाल। तो भारत में वर्तमान समय में 4 जगहों पे टकसाल बनाई गई है, यानी 4 जगह जो है सिक्के छापे जाते हैं। पहला है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में एक टकसाल है, ठीक। दूसरा है अलीपुर, कोलकाता जो है, कोलकाता के अलीपुर में टकसाल छपता है। टकसाल कोलकाता के जो अलीपुर में टकसाल है वहां पे छपता है सिक्का। वहीं पे आपका जो है भारत रत्न जो आप देखते हैं, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न जो आप देख रहे हैं वो जो बन रहा है, भारत रत्न जो छपता है तांबे वगैरह का, ठीक है, जो चांदी वगैरह को उसको लिखा रहता है, वो जो छपता है, जो तैयार होता है, जो बनता है, वो जो है इसी अलीपुर कोलकाता में ही बनता है। अगर आपसे कभी पूछे क्वेश्चन कि भारत का जो भारत रत्न है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो कहाँ बनता है, तो कोलकाता के अलीपुर टकसाल में भारत रत्न को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो पहला मुंबई में तैयार होता है, दूसरा अलीपुर कोलकाता में, तीसरा सैफाबाद हैदराबाद में है। यानी एक मुंबई, दूसरा आपका जो है कोलकाता के अलीपुर में, तीसरा जो है सैफाबाद हैदराबाद, और चौथा चेरियापल्ली, ये दोनों हैदराबाद में है। सैफाबाद और चेरियापल्ली ये दोनों हैदराबाद में ही है। बाकी आपका मुंबई और अलीपुर ये 2 जगहों पे। तो भारत में 4 जगहों पे मिंट में पैसे की ढलाई या सिक्के की ढलाई होती है, ठीक है। नोट कहाँ बनते हैं? नोट जो बनते हैं देवास और नासिक की प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग, यानी आप जो पेपर देखते हैं जिसपे सिक्योरिटी मनी रखी जाती है, यानी पैसा देते हैं, कागज लेते हैं, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड बना था ना, वो जो प्रिंट होता है यही सिक्योरिटी प्रिंटिंग में प्रिंट होता है, ठीक है। मीटिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों का मीटिंग होता है, वो जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करती है,
ठीक है, यानी ये जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग है, ये जो वित्त मंत्रालय है, ये मीटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करती है। ठीक है, यानी ये जो देवास और नासिक जहां पे नोट छपता है, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत काम करता है? मीटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करता है। ठीक है, वही सलबोनी और मैसूर, ठीक है, सलबोनी और मैसूर को प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करती है। यानी 4 जगह पैसे छपते हैं, एक तो छपता है देवास में, दूसरा नासिक में, तीसरा छपता है आपका सलबोनी में और चौथा मैसूर में। यानी मैसूर, सलबोनी, देवास और नासिक, ये जो 4 जगह भारत में पैसे नोट जो है, करेंसी जो है छप रही है, ये 4 जगह छप रही हैं। अब इस 4 जगहों में 2 को कौन ऑपरेट करता है? यानी नासिक और देवास को कौन ऑपरेट करता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कारपोरेशन। जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग यानी जो पेपर हम लोग के तैयार होते हैं, ठीक है, वो कंपनी और मीटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में वो तैयार होता है। ठीक है, वो उसके नेतृत्व में तैयार होता है। बाकी सलबोनी और मैसूर में जो नोटें छापी जाती हैं, वो प्रेस जो है भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडरी कंपनी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की वो सब्सिडरी कंपनी है, उस भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करती है। यानी इसे जो है खुद भारतीय रिजर्व बैंक ही ऑपरेट करती है, यानी उसे वित्त मंत्रालय ऑपरेट करता है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑपरेट करती है। समझ में आया? यानी देवास और नासिक महाराष्ट्र में है। देवास और नासिक वाला कौन ऑपरेट करता है? वित्त मंत्रालय का मीटिंग कारपोरेशन मंत्री जो है, और बाकी जो सलबोनी और मैसूर वाला इसे खुद आरबीआई ऑपरेट करती है। ठीक है, समझ आया? तो ये है आपका नोटों से संबंधित मामला। अच्छा, जो एक का नोट छपता है, एक का नोट छपता है, उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बाकी अन्य जितने भी नोटें छपती हैं, उस पर भारत के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, नोटों पे जो गवर्नर छपते हैं ना, उस पे जो है हस्ताक्षर होता है भारत के गवर्नर का। बाकी 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछता है कि 1 रुपये के एक नोट पे कितने हस्ताक्षर होते हैं, तो उस पे नोट जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं, एक के नोट पे। अच्छा, एक चीज और पूछता है कि भारत की जो नोटें हैं, भारत की नोटों में कितनी भाषाओं को वर्णित किया गया है? तो टोटल जो है 17 भाषाएं हैं टोटल भारत के नोट पे। टोटल भारत की नोट पे जो 10 की नोट हो, चाहे 20 की हो, चाहे 50 की, चाहे 100 की, चाहे 500 की हो, चाहे 1000 खैर ही नहीं, 500 तक हमारे भारत में फिलहाल में नोटें हैं। ठीक है, तो जो 500 की नोटें हैं, चाहे जो भी नोटें हैं, उस पे जो है भाषाओं को दर्शाया गया। तो टोटल भाषाएं कितनी हैं? 17 हैं, जिनमें 17 भाषाओं में से 15 भाषाएं उस बॉक्स में रखी गई हैं, जो बीच में बॉक्स बना है उसमें रखी गई हैं। बाकी जो अन्य 2 भाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश, वो इंग्लिश ऊपर लिखा रहता है और हिंदी साइड में लिखा रहता है। ठीक है, तो टोटल कितनी भाषाएं हैं? 17 भाषाएं हैं। ठीक है, 15 बॉक्स में है, 2 अन्य बाहर रहती है, हिंदी और इंग्लिश बाहर रहती है, 15 बॉक्स में रहती है। ठीक है, अब ये जो 15 अंदर लिखी है, इसमें कहीं तेलुगु का भाषा है, कहीं आंध्र का भाषा है, कहीं उड़िया का भाषा है, अलग अलग 15 राज्यों की भाषाएं उसमें डाली गई हैं। ठीक है, तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे तो आप बता दीजिएगा कि कितनी भाषाओं का प्रयोग है। तो टोटल नोट पे 17 भाषाएं हैं, बॉक्स में 15 है, 2 बाहर है। ठीक है, आप देखिए 5वां, राष्ट्रीय योजना क्या? हमारे देश की राष्ट्रीय योजना क्या थी? ठीक, तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय योजना है वो पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, क्या है? वो जो है पंचवर्षीय योजना है। योजना आयोग का गठन, ये जो योजना आयोग है, ये जो आप पंचवर्षीय योजना देख रहे हैं, ठीक है, इसका गठन किया गया होगा ना, क्योंकि हम जो थे 1947 से पहले तो हम लोग ब्रिटिशों के अंतर्गत काम करते थे। तो 1947 के बाद आजादी हुआ, हम अपने देश के लिए कोई ना कोई नीति बनाएंगे, कोई ना कोई ऐसा प्रावधान करेंगे जिससे हमारे देश की प्रगति हो। ठीक है, तो हम इसके लिए पंचवर्षीय योजना लाए। ठीक है, यानी 5 वर्ष के लिए हम योजना बनाएंगे। ठीक, हम 5 वर्ष के, जैसे हम ही लोग होता है नहीं अपना चार्ट तैयार करते हैं कि जैसे अपने पढ़ने का शेड्यूल हम लोग तैयार करते हैं ना, कि इतने घंटे से इतने घंटे ये पढ़ेंगे, इतने घंटे से इतने घंटे ये पढ़ेंगे। तो उसी तरह पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी कि इस योजना में ये होगा, इस योजना में ये होगा, इस योजना में ये काम होगा 5 सालों के अंतर्गत। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना है। अभी इस योजना का गठन कब हुआ था? तो यह योजना 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। यानी ये जो पंचवर्षीय योजना है, इसका गठन 15 मार्च 1950 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। भारत का योजना आयोग, भारत का जो योजना आयोग है, जिसे हम लोग पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते थे, भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका एक प्रमुख कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाना। यानी ये 5 वर्ष की योजना बनाती थी। ये जो योजना आयोग आप देख रहे हैं ना, योजना आयोग का काम था कि ये 5 वर्षों के लिए योजना बनाती थी। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में, मई 2014 में उन्होंने शपथ लिया,
तो मई 2014 में जब वो शपथ लिए तो 2014 में अपने पहले स्वतंत्र दिवस के भाषण पे, यानी जब वो पहला स्वतंत्रता दिवस का भाषण लाल किले से दे रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है, यानी जो योजना आयोग बना था उसको उनका इरादा भंग करने का था। उन्होंने उसको अपने लाल किले के प्राचीर से जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, यानी नीति आयोग, यानी आप नीति आयोग को, जैसे ये नीति हो गया NITI, ठीक है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो कब किया गया था? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान किया गया था, कब? 2014 में, ठीक है। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यानी योजना जो आयोग है इसका संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पंचवर्षीय योजना होनी ही चाहिए, ठीक है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी, यानी यह एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव के आधार पर इसको पारित किया गया, तब जाके योजना अमल में आई। योजना आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग वर्तमान में है, योजना आयोग जब था उस समय भी उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, वर्तमान में जो नीति आयोग है इसके भी अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग का खत्म कर दिया गया। 13 अगस्त 2014 को 15 अगस्त 2014 को उन्होंने भाषण दिया, 13 अगस्त तो कैसे खत्म होगा? ये गलत हो गया है, ठीक है। अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। उसकी जगह नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। अगर आपसे कुछ पूछे कि नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग एक थिंक टैंक है, यानी एक विचार का गड्ढा है, विचार है, अपने दिमाग में बैठा के रखे हैं कि हमको ये काम करना है। बहुत बड़ा थिंक टैंक है, बहुत बड़ा गड्ढा है, इसमें हम बहुत सी विचारें भर रहे हैं और जिस विचार को हम कभी ना बताएंगे कि इस विचार को हम क्या क्या करेंगे, ठीक है। थिंक टैंक तो है लेकिन हम कबो ना बताएंगे कि हमको क्या क्या करना है। जैसे पंचवर्षीय योजना में पहले बता दिया जाता था कि क्या क्या आपको करना है, लेकिन ये जो है ये नीति आयोग है, इस नीति आयोग में ऐसा नहीं बताया जाता है कि हम ये काम अब करेंगे, ये काम अब करेंगे। योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता है, यानी जो योजना आयोग है उसका जो हेडक्वार्टर है उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे आइए, आगे क्या है? राष्ट्रीय सूचना पत्र। अगर आपसे पूछे कोई कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है, तो वो है श्वेत पत्र। क्या है? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र एक आधिकारिक रिपोर्ट या मार्गदर्शिका है, ठीक है। यानी आप जब कभी भी कहीं रिपोर्ट लिखते हैं तो आप सफेद पन्ना पे लिखते हैं, कहीं कुछ पेज पे लिखते हैं तो सफेद पन्ना पे लिखते हैं, या कहीं कुछ देना रहता है किसी को तो सफेद पन्ना पे लिख के देते हैं, ठीक है। अरे आप लव लेटर लिखते तो कहाँ लिखते हैं? सफेद पन्ना पे। खुनवा से लिखेंगे तो करिया पेज पे लिखेंगे क्या? हाँ, सफेद पन्ना पे लिखेंगे ना, तो श्वेत पत्र होता है, ठीक है। तो जो अक्सर मुद्दों और उनको हल करने के तरीकों को संबोधित करता है, ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति, जो श्वेत पत्र है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जब वितरण को इंगित करने के लिए सरकारी कागज, इस शब्द की उत्पत्ति तब हुई जब वितरण को इंगित करने के लिए सरकारी कागजात को रंग द्वारा कोडित किया गया था, यानी ये ब्रिटेन में कोडित किया गया था, ठीक है। तब इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसमें सार्वजनिक पहुंच के लिए सफेद रंग का नाम लिया गया था। जब से सफेद रंग का नाम लिया गया था तब से इसका नाम श्वेत पत्र पड़ा, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछे भारत का जो है राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या होता है, तो श्वेत पत्र है, ठीक है। आप इसको बता देंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय भाषा क्या है? देखिए, राष्ट्रीय भाषा हमारे देश में आज तक कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आर्टिकल, हमारे संविधान में इसकी चर्चा है आर्टिकल 343 के तहत, ठीक है। हमारे देश में जो भाषाएं हैं, आप राजभाषा आपके पास है, ठीक है, राजभाषा, ठीक, मातृभाषा, ठीक, और राज्य भाषा, ठीक है। राजभाषा, मातृभाषा और राज्य भाषा। आर्टिकल 343 में ये कहा गया है कि भारत की हिंदी जो है, हिंदी जो आप इसे देख रहे हैं राष्ट्रभाषा, ये हिंदी राष्ट्रभाषा हमारे देश की नहीं है। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कभी भी आपसे पूछे कि राष्ट्रभाषा हिंदी है तो कहेंगे नहीं, हमारे संविधान में इसकी कहीं चर्चा नहीं है। हाँ, हमारे देश की जो राजभाषा है, राज, देखिए यहाँ पे लिखा है राज, यहाँ पे लिखा है राज्य, तो हमारे देश की जो राजभाषा है वो
हिंदी है। यानी राजभाषा का मतलब हमारे जितने भी पेपर वर्क होंगे, हमारे देश की संसद जितने भी पेपर वर्क करेगी वो टोटल कितने में करेगी, हिंदी भाषा में करेगी। तो आर्टिकल 343 के तहत हमारे संविधान में कहा गया है कि हमारे देश की जो राजभाषा है, कागजी जो वर्क होगा वो किसमें होगा, वो हिंदी में होगा। ठीक है, वो हिंदी में होगा। समझा रहा है ये चीज, किसमें होगा, वो हिंदी में होगा। और जो लिपि होगी आर्टिकल 343 के अंतर्गत ही जो लिपि होगी वह देवनागरी लिपि होगी। लिपि क्या होगी, देवनागरी। और जो अंक प्रयोग किए जाएंगे, जो अंक प्रयोग किए जाएंगे वो रोमन अंक, यानी जो 1 2 3 ऐसे लिखा जाता है, 1 2 3 4 जो ये लिखा जाता है ना, इस रोमन अंक का प्रयोग होगा, जो अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज है। ठीक है, तो हमारी जो राजभाषा क्या है, हिंदी है। ध्यान रखिएगा, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अच्छा मातृभाषा क्या होती है, जिस भाषा में आप पले बढ़े। जैसे हम लोग भोजपुरी में का हो मम्मी, का रे तू खाना खैले कि ना, तू कहाँ जात हवे, चल चल जा घूमे, आओ तो के गाड़ी देता ल, देख तो के आओ चढ़ाओ तो ना मारे बते ऐसे कहत ना, अरे आओ तो के धोखा देती है, देखो उसे बतियावत है, देखो उसे बतियावत है, ऐसे करत है, हाई होत है, हाउ होता है। ये जो भाषा हम लोग का मातृभाषा है, हम इस भाषा में पले बढ़े हैं, हम इस भाषा में विकास किए हैं, लेकिन हम आपको पढ़ा किस भाषा में रहे हैं, खड़ी भाषा है। ठीक है, तो और हिंदी भाषा है, समझा रहे हैं। एक है राज्य भाषा। ठीक है, राज्य भाषा का मतलब वो है जो आपके राज्य में फेमस है, जो आपके राज्य में फेमस है वो है आपकी राज्य भाषा। समझा रहा है चीज, जो आपके राज्य में फेमस है वो है आपकी राज्य भाषा। आपके राज्य की फेमस भाषा राज्य भाषा होगी। आप जिस भाषा में पले बढ़े हैं वो होगी आपकी मातृभाषा। ठीक है, राजभाषा आपके राज्य की जो फेमस भाषा है वो आपकी राजभाषा हो सकती है। आपके राज्य की फेमस राज्य भाषा आपकी राजभाषा बनाई जा सकती है। ये ध्यान दीजिएगा, राजभाषा, राज्य भाषा और मातृभाषा में अंतर होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पे मान्यता दिया है। यानी हमारे भारत की 8वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाओं को प्रदान किया गया है, अरे मतलब नामित किया गया है। हिंदी जो है, हिंदी है, सिंधी है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, उड़िया है, असमी है, बंगाली है, कन्नड़ी है, तमिल है, मलयालम है, ठीक है, कश्मीरी है, सब जो भाषाएं हैं इस तरीके के 22 भाषाएं हैं। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है। यानी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको जो सुटेबल भाषा लगे वो अपने भाषा को आधिकारिक रूप से वो जो है चुन सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार अपने कार्यों के लिए हिंदी और रोमन भाषा को आधिकारिक रूप भाषा में जगह दी है। यानी जो हमारे देश की केंद्र सरकार है, हमारे जो देश की केंद्र सरकार है, अगर उसको कोई भाषा प्रयोग करना है तो वो जो है हिंदी को प्रयोग करेगी, और या तो रोमन वाले अंक जो है, जो 1 2 3 है, उसका प्रयोग करेगी। लेकिन आर्टिकल 343 के तहत ये कहा गया है, आर्टिकल 343 के तहत ये कहा गया है कि जो भाषा हिंदी है, जब देखिए जो आप राजभाषा आप देख रहे हैं, इस राजभाषा को, ये जो राजभाषा है इसको जो है हमारे दक्षिण भारत के ही थे मुंशी आयंगर, उनके फार्मूले के तहत जो है 15 जो है उसको जो है राजभाषा हिंदी जो उसको दिया गया, मान्यता दिया गया। खैर दक्षिण भारत वाले तो इसको राजभाषा का भी दर्जा नहीं देना चाहते थे लोग। ठीक है, लेकिन मुंशी आयंगर फार्मूले से जो है हमारे हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। यानी हमारे पूरे देश में अगर कोई कार्य होगा तो वो हिंदी के आधार पर होगा। लेकिन उसमें एक और चीज जोड़ दिया गया कि 15 वर्ष तक उसके सहायक भाषा के रूप में इंग्लिश होगी। 15 वर्ष तक उसकी सहायक भाषा के रूप में क्या होगी, इंग्लिश होगी। ठीक है, लेकिन बाद में 1966 में उसको संशोधित करके 1966 में उसमें संशोधन करके ये कर दिया गया कि इंग्लिश जो है सदैव के लिए जो है हमारी सहायक भाषा के रूप में काम करेगी। ठीक है, तो हमारे जो भारत सरकार, हमारे जो केंद्र की सरकार है, वो उसकी जो राजकीय भाषा जो है राजकीय कार्यों के लिए जो उसकी भाषा प्रयोग की जाती है हिंदी और रोमन भाषा को आधिकारिक रूप में भाषा की जगह दी गई है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषा, यानी हम लोगों के उत्तर प्रदेश में हिंदी ज्यादा फेमस है, बिहार में हिंदी है, झारखंड में हिंदी है, एमपी में हिंदी है, राजस्थान में हिंदी है, ठीक है, दिल्ली में हिंदी है, हरियाणा में हिंदी है। तो ये जो राज्य है 8 9 10 राज्य जो है टोटल, इन राज्यों में हिंदी ज्यादा है। तो इन लोगों की जो राज्य भाषा है, ये जो राज्य भाषा इन लोगों की हिंदी है। ठीक है, सबकी राज्य भाषा हिंदी है, फेमस है तो हिंदी है। अब उस राज्य भाषा की राजभाषा, यानी राजभाषा को आप बोलेंगे पेपर वर्क, वो जो पेपर वर्क होगा वो हिंदी में होगा। ठीक है, तो अलग अलग यानी सभी राज्यों का अलग अलग राज्य भाषा दिया गया है। ठीक है, फिलहाल 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में, जैसे जिसमें असमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, ये क्या है, संतली, सिंधी, तमिल,
ये कोई दूसरा भाषा लगता है, ये संतली कहाँ से आ गया? ठीक है, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, संथाली है ये, संतली नहीं है, ये संथाली है। ठीक है, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, बंगाली, गुजराती है। ठीक है, टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक, समझ में आया? किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 8 के तहत। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है, एक गूदेदार फल है राष्ट्रीय फल जो है, आपसे पूछे कोई तो आम है। एक गूदेदार फल है जिसे पकाकर खाया जाता है या कच्चा होने पर इसे अचार में प्रयोग किया जाता है। इसे पका के खाया जाता है, या तो आप देखते होंगे गांव में इसको कच्चा फाड़ फाड़ के इसका अचार बनाता है। इसका अचार बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसका अचार बहुत अच्छा होता है, कभी खाइए इसको। खैर, महिला जब प्रेग्नेंट होती हैं शायद वो लोग, तो उनको खट्टा बहुत ज्यादा खाने का मन करता है। ठीक है, शायद ऐसा कुछ वो लोग कहते हैं। अब हम थोड़ा जानते हैं कैसा क्या होता है अभी। ठीक है, तो कच्चा होने पर भी इसके अचार आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, कभी कभी पूछ देता है कि आम का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। यानी आपसे भी पूछ सकता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय फल है, तो आम नहीं बताएगा, वो डायरेक्ट पूछ देगा कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय फल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय हिस्से का सबसे अधिक, यानी उष्णकटिबंधीय का मतलब जो गर्म भाग है, जहां पे गर्मी पड़ती है, उस वाले भाग में ये जो है अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उगाया जाने वाला फल है। ठीक है, उगाया जाने वाला ये फल है। कभी कभी आप देखते होंगे ये जो आम है, आम इतना महान है कि हमारे देश के प्रधानमंत्रियों से सवाल तक पूछ देता है कि आम जो खाते हैं आप चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा बाबू आप लोग कि आम जो है, देखते हैं आम को जो है आप अपनी जिंदगी आम की तरह मत बनाइएगा, पके आम की तरह। अगर आप अपनी जिंदगी को पके आम की तरह बना देते हैं तो लोग दबा के चेक करते हैं कि कैसा है, लेकिन पका है कि नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन वहीं पे जो बेल है, बेल कितना भी पक जाए लेकिन उसे कभी दबाया नहीं जाता। सिरफल है, उसे कभी दबाया नहीं जाता, दबा के चेक नहीं किया जाता है कि वह पका है कि नहीं पका है। तो आप अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी को बेल की तरह बनाइए, सिरफल के फल के जैसे बनाइए कि आप पके भी हो तो आप कितने भी खराब स्थिति में हो तो आप जो है आपको कोई दबा न पाए। आम पकने के बाद दबाया जाता है कि पकने के बाद कि वो खराब है या पका है कि नहीं पका है। ठीक है, ऐसा है। तो कभी भी आप बनिए तो आम की तरह ना बनिए, बेल और सिरफल की तरह बनिए। ठीक है, राष्ट्रीय विदेश नीति देखिए। राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? राष्ट्रीय विदेश नीति हमारे गुट निरपेक्ष है। गुट निरपेक्ष का मतलब है कि हमारा कोई गुट नहीं है, हम किसी भी देश के गुट नहीं है। जैसे आज ही कई नाटो सदस्य है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो है। ये नाटो एक गुट है। नाटो गुट में 31 से 32 देश है, 32 देश है। हाल ही में फिनलैंड उसमें शामिल हुआ है। ठीक है, तो नाटो वो एक गुट है, समझा रहा है। लेकिन हमारा भारत किसी भी गुट के साथ नहीं है। ठीक है, तो हम अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे भारत की विदेश नीति कैसी है, तो हमारे देश की जो है विदेश नीति गुट निरपेक्ष नीति है। ठीक है, कैसी है? गुट निरपेक्ष नीति है। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब इस गुट निरपेक्ष नीति को लेकर हमारे देश में एक संस्था बनी। हमारे देश से क्या कई और अन्य देश के 3-4 देशों के लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया, नैम, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट। ये आप ध्यान में रखिएगा कि नाम कहाँ बनाया गया था, तो नॉन अलाइजिंग मूवमेंट जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है, राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि वे विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। यानी जिसको लगता है कि वो पावरफुल है उसके साथ हम भी नहीं रहेंगे, जिसे मारा जा रहा है हम उसके साथ भी नहीं रहेंगे, या उसके विरोध में भी हम नहीं रहेंगे। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ये जो आंदोलन उठा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, यानी मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे गमाल अब्दुल नासिर, वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो है अब्दुल गमाल नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्लो, इन 4 लोगों ने मिलकर इस नॉन अलाइजिंग मूवमेंट की स्थापना किया था। ठीक है, और घाना के कार्मे एनक्रुमा, ये लोगों ने मिलकर इसका आरंभ किया था। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। नॉन अलाइजिंग मूवमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। हमारी विदेश नीति कैसी है? एक गुट निरपेक्ष नीति है। ठीक है, कैसी है? गुट निरपेक्ष नीति है। ठीक है, 4 लोगों ने मिलकर नैम का गठन किया था, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट का। ठीक है, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट का लोगों ने मिलकर
गठन किया था। समझ आ गए। अब जो है आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। पक्षियों का राजा, पक्षियों का राजा इसे किस लिए कहा जाता है कि आप इसके सर पे, ये जो इसका सर ऐसे रहता है, ठीक है, इसके सर पे इस तरीके का चीज देखते हैं, ठीक है, तो इसके जो सर पे ये बना है, ठीक, इसके सर पे जो बना है यही जो है इसका एक ताज है। तो राजाओं के सर पे ताज रहता है, तो इसी ताज को देखते हुए हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर को बनाया गया है। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसके सिर पे ताज जैसी कलंगी लगाई गई है, लगे प्रकृति ने इसको लगाया है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण, इसका अद्भुत सौंदर्य है, इसके कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को, 26 जनवरी 1963 को, कब, ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1963 को, 26 जनवरी 1963 को जो है हमने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टातुस है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आप पूछ देगा कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पाओ क्रिस्टातुस है। ठीक है, कब अपनाया गया था? जो है 26 जनवरी 1963 को इसे अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय लिपि, अगला है राष्ट्रीय लिपि। तो राष्ट्रीय जो हमारी लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। अभी हमने बताया आपको आर्टिकल 343 हमारे संविधान में है, उसके तहत हमारे जो भारत की राजभाषा है वो हिंदी है, जबकि हमारी लिपि कैसी होगी? देवनागरी होगी। तो उसी के आधार पे हमने जो है देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि बनाया है। ठीक है, भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, देवनागरी भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश से आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, ये जो है देवनागरी जो है, जो लिपि है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीन ब्राह्मी लिपि पर आधारित बाएं से दाएं, यानी ये आप हम लिख रहे हैं ना, तो ये जो ये वाला भाग है इधर बाएं से हम दाएं आ रहे हैं, ये दिख रहा है कि नहीं? इधर से हम बाएं से दाएं आ रहे हैं। ठीक है, तो बाएं से दाएं आबोगीदा है, यानी आबोगीदा का मतलब लिखा जाता है। ठीक है, ये बाएं से दाएं लिखा जाता है। जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में कैसे लिखा जाता है? बाएं से दाएं लिखा जाता है। यह प्राचीन भारत में पहली 4वीं शताब्दी ईस्वी तक विकसित किया गया था और 7वीं शताब्दी ईस्वी तक नियमित उपयोग में था। ठीक है, देवनागरी लिपि जिसमें 14 स्वर, आपसे पूछा कि देवनागरी जो लिपि है इसमें कितने स्वर है? तो 14 स्वर है, 33 व्यंजन है और 47 प्राथमिक वर्ण है। ठीक है, कितने? 14 स्वर है, 33 व्यंजन है और 47 क्या है? प्राथमिक वर्ण है। दुनिया में चौथी सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली लेखन प्रणाली है, यानी चौथे स्थान इसका है, हिंदी का चौथा स्थान है, जो दुनिया में चौथे स्थान पे ये लिखी जाती है या अपनाई जाती है, जिसका उपयोग 120 से अधिक भाषाओं के लिए किया जा रहा है। यानी वर्तमान समय में 120 से अधिक भाषाओं के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे आइए, आगे क्या कर रहा है? राष्ट्रीय वाक्य हमारा, राष्ट्रीय वाक्य हमारा है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य जो हमारा है वो है सत्यमेव जयते, यानी हम जब कभी बोलते हैं सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, खैर अब जो है वर्तमान समय में ये कलयुग आ गया है, अब सत्य की विजय नहीं होती है, असत्य की विजय होती है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो असत्य हैं और उनकी विजय होती ही गई है। ठीक है, देखिए सत्यमेव जयते संस्कृत में सत्यम एव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। कैसा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य? सत्यमेव जयते शाब्दिक रूप से सत्य की ही जीत होती है। हिंदू धर्म ग्रंथ मंडूको उपनिषद, हिंदू जो धर्म ग्रंथ है मंडूको उपनिषद से लिया गया है, जो एक मंत्र का हिस्सा है। किससे लिया गया है? आपसे पूछेगा कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो यह मंडूको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये जो है हिंदू एक धर्म ग्रंथ है, उससे ये लिया गया है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे भारतीय राष्ट्रीय जो है आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। जिस दिन भारत एक गणतंत्र बन गया, उसी दिन से भारत एक गणतंत्र के रूप में बनके उभरा था। यह अशोक के सिंह स्तंभ के आधार पे देवनागरी लिपि के रूप में अंकित है, यानी जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, भारत का जो राज चिन्ह है उसके ऊपर ये देवनागरी लिपि में क्या है? अंकित है। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय प्राचीन का एक अभिन्न अंग है, भारतीय राष्ट्रीय प्राचीन का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसका एक अभिन्न अंग है। ठीक है, प्रतीक और शब्द सत्यमेव जयते सभी भारतीय मुद्रा और राष्ट्रीय दस्तावेजों पे एक तरफ छपे रहते हैं। यानी आप स्टाम्प पेपर देखें, स्टाम्प पेपर पे आप ऊपर देखेंगे
तो भारत का राज चिन्ह बना रहता है और सत्यमेव जयते लिखा रहता है, ठीक है। और जो भारतीय मुद्राएं हैं, भारतीय मुद्राओं पे भी भारत का राज चिन्ह और सत्यमेव जयते लिखा रहता है, ठीक है। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्यम पंथा विततो देवयानः, सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः, ये न्यायकृतेषु या प्रतिकामो यत्र तत्स्य परम निधानम, यानी अंततः सत्य की ही जय होती है, न कि असत्य की, सत्य की ही विजय होती है। आगे आइए, आगे क्या बोल रहा है। राष्ट्रीय नदी, हमारे देश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय नदी है वर्तमान में इसे 2010 में अपनाया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा जी भारत की सबसे महत्वपूर्ण व हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सबसे पवित्र नदी है, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से होता है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा ये जो है उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलती हैं, ठीक है, वहां से निकलती हैं और वहां से निकलने के बाद ये जो है आकर मिलती है उत्तराखंड में, वहां से मिलने के बाद ये जो है गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर, यानी ये टोटल जो गंगा नदी है इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, ठीक है। 4 नवंबर 2008 को भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गंगा नदी, जिसे गंगा नदी भी कहा जाता है, को राष्ट्रीय नदी नामित किया था। सॉरी, हमसे 2010 निकल गया था, 2008 में जो है इस गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ है। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, इसे हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। इस जानवर का जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस है। ये देखिए, जिसका भी वैज्ञानिक नाम हम बताते जा रहे हैं आप इसको याद रखेंगे। इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। इससे अप्रैल 1973 में इसे दर्जा प्राप्त हुआ, यानी जो बंगाल टाइगर है 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बना। यानी जो बाघ है ये राष्ट्रीय पशु कब बना? 1973 में। इससे पहले 1972 तक जो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या था? शेर था। हाँ, 1972 तक हमारे देश का राष्ट्रीय पशु शेर था, जबकि 1973 में हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ को बनाया गया। किसे बनाया गया? बाघ को बनाया गया। 1972 तक हमारे देश का राष्ट्रीय पशु शेर था, ठीक है। आगे देखिए, IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशन, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है जो संरक्षण करता है, इसके पास कई ठो लिस्ट है। तो इसके पास एक रेड लिस्ट है, ठीक है। रेड लिस्ट का मतलब ये जो है अब विलुप्त हो रहे हैं, अब ये समाप्त हो जाएंगे। इसके अनुसार, इस रेड लिस्ट के अनुसार बाघ को एक लुप्त प्राय जानवर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, यानी जो बाघ है ये जो है लुप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो IUCN ने इसे किस में रखा है? रेड लिस्ट में रखा है। तो आपसे कभी पूछ दे कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है उसे IUCN ने किस लिस्ट में रखा है? तो रेड लिस्ट में रखा है। बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। आपसे कभी ये पूछते कि प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लॉन्च किया गया था? तो बाघों के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 1973 में, ठीक है। आगे आइए, आगे क्या कर रहा है? राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए, RTI दायर किया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसकी चर्चा आर्टिकल 19(1) के ए में है, जो है हम कहते हैं कि वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी में है। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है 2005 में लाया गया था। उसी के तहत RTI द्वारा पता किया गया, युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा जब पता किया गया तो युवा एवं खेल मंत्रालय ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। हालांकि हमारे देश में सबसे पुराने यानी अधिक समय से खेल रहे हैं लोग, अधिक समय से खेलते आ रहे हैं कि हॉकी सबसे पुराना है। उसी के आधार पे हमने राष्ट्रीय खेल हॉकी माना है, लेकिन कानूनी तौर पे राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी नहीं है। RTI जब दायर किया गया तो उसमें जवाब दिया गया था युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा कि नहीं, हमारा कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सभी खेलों को प्रोत्साहन देते हैं, सभी खेलों को हम आगे बढ़ाते हैं। ऐसा कोई भी खेल नहीं जिसको हम कोई कमी छोड़ते हैं उसमें, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल किसी राष्ट्र की संस्कृति के अंतर्निहित खेल को माना जाता है, यानी जो हमारे देश में सबसे पुराना खेला जाता था उसी खेल को जो हमारा राष्ट्रीय खेल मान लिया गया। भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल में बहुत गौरव कमाया है। सन 1928 से 1956 तक भारत ने टोटल 6 बार जो है ओलंपिक पदों में लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीते। RTI द्वारा पूछे जाने पर युवा और खेल मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय खेल नहीं माना है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद, जिसे हम लोग हॉकी का जादूगर कहते हैं, ये जब मैदान में उतरते थे तो इनकी स्टिक में जब एक बार गेंद आ जाती थी तो दोबारा इसको कोई छीन नहीं पाता था। उसी तरह आप देखिए, जब आप कभी भी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से पढ़िए बाबू आप लोग, कि आप लोग एग्जाम भले 6 महीने बाद हो, आप पढ़िए ऐसा कि एग्जाम कल ही हो, और आप इस तरीके से एग्जाम दीजिए
कि आप उसको क्वालिफाई कर जाएं और आप अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा हिस्सा मुकाम हासिल कर लें। इस मेजर ध्यानचंद को इसलिए हॉकी का जादूगर कहा जाता है कि इस बंदे में ये ताकत थी कि अगर इसके पास एक बार गेंद चली आई तो किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि इससे गेंद वो छीन ली जाए। ठीक है, कोई नहीं छीन पाता था। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे हैं। ठीक है, जो 29 अगस्त को ये जो है 29 अगस्त इनका जो जन्म हुआ है, ठीक है, हम लोग इसे मेजर ध्यानचंद दिवस जो है इसका खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये 29 अगस्त को ये मनाया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा जो है बरगद है। क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है। ठीक है, अच्छा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और इसे फाइकस बेंगालेसिस, यानी इसका जो वैज्ञानिक नाम है, आपसे पूछेगा बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस बेंगालेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, इसे भी कहा जाता है। जिसकी शाखाएं, आप बरगद देखे होंगे, बरगद की जो शाखाएं हैं नीचे जमीन तक, यानी उसमें जो शाखाएं, जड़ तो है, उसकी जो शाखाएं अलग अलग निकली वो जो है पूरे जड़ तक आके जमीन से लग जाती हैं। ठीक है, जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगने लगती हैं। जड़ों से अधिक तने और शाखाएं बनती हैं, यानी इनकी जड़ों से और अधिक शाखाएं मिलती हैं, निकलती रहती हैं और बनती रहती हैं। ठीक है, हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो वो बरगद है। ठीक है, आगे आइए, राष्ट्रीय पुष्प हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प हमारे देश का कमल है। ठीक है, खिलता तो कीचड़ में है लेकिन हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप कितने भी गलत करें, आप कितने भी बेकार परिस्थितियों में क्यों ना हो, आप कितनी भी बेकार परिस्थितियों में क्यों ना हो, लेकिन आप उस कमल को सोचिए कि उस कमल को कीचड़ में खिलता हुआ देख जो भंवरा होता है कितना मुस्कुराता है कि ना आप खिल रहा है और हम इस कीचड़ से बाहर निकलेंगे। उसी तरह आप भी हैं बाबू, आप भले आपके माँ बाप गरीब हैं लेकिन आपको माँ बाप उस भंवरे की तरह आपको देख रहे हैं कि नहीं, अगर एक जिस दिन एक खिलेगा हम लोग जो है एक उजाले के रूप में आ जाएंगे। तो उस माँ बाप का चेहरा देखिए और अपने आप में इतना मेहनत करिए कि आप उस जो है कमल की तरह उस कीचड़ में भी खिल जाइए। ठीक है, समझ रहा है। अब देखिए, कमल निलेम्बो ल्यूसिफेरा गर्टन इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है, निलेम्बो ल्यूसिफेरा गर्टन इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय फूल है, यह एक पवित्र फूल है और प्राचीन भारत की कला और पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखता है। प्राचीन कला से भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है, यानी कमल पे आप देखे होंगे ब्रह्मा जी जो है इनकी फोटो रहती है, लक्ष्मी वगैरह जी जो है इस पे शायद बैठती रहती हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को जो कमल है, 26 जनवरी 1950 को कमल को राष्ट्रीय फूल के रूप में अपनाया गया था। कब, 26 जनवरी 1950 को कमल को जो है राष्ट्रीय फूल के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, भगवान बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां मिलती है प्राय सभी उन्हें कमल को आसीन के रूप में, कमल के जो होता है उसमें आसीन के रूप में दिखाया जाता है। आप सारनाथ चले जाएंगे तो भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है ऐसे सामने, अब उनके सामने जो बना है उसमें कमल वगैरह दिखाए गए हैं। तो ये जो है भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उसमें सर्वाधिक जो है कमल के फूल पे देखे गए हैं। ठीक है, 18वां है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न है। देखिए, इस भारत रत्न पे हम क्लास बनाने वाले हैं, क्लास बनाएंगे, वो लंबा है थोड़ा टॉपिक, इसलिए इसको हम यहाँ विस्तार में नहीं बताएंगे। इसकी अलग टॉपिक है, अभी 5 लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न मिला है, इसके लिए हम अलग टॉपिक है, अलग क्लास है, 10 से 15 मिनट का क्लास है, वो बनाया जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। खैर यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, ये है भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसे 1954 में स्थापित किया गया था। जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के आधार पे, जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के आधार पे के भेद जो है, आधार का जो है भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र है। यानी ये जो आप चीजें देख रहे हैं, जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म का कोई भी आधार हो, आप इस आधार पे आप उस पुरस्कार को नहीं पा सकते हैं। ठीक है, यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, यानी ये जो अगर मानव सेवा में जो आप कोई भी सेवा कर रहे हैं तो आपको उस सेवा के लिए इसको प्रदान किया जाता है। उच्चतम क्रम, यानी कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिससे आपका उच्चतम क्रम प्रदर्शन करे तो उसके लिए दिया जाता है। पुरस्कार प्रदान करने पे प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद, यानी एक पेपर मिलता है, गोल्ड साइज पेपर होता है, जाएंगे आप तो राष्ट्रपति के साथ आपको जब मिलेगा तो गोल्ड पेपर भी रहता है और एक पदक मिलता है। ठीक है, भारत रत्न में एक पदक मिलता है जो पीपल के पत्ते के आकार का होता है। खैर इसको हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है, इसके थोड़ा सा और देख लीजिए, पद्म पुरस्कार। ठीक है, आप देखें हैं, ये जो देखें हैं आप, देखिए
यही नहीं है कि सिर्फ भारत रत्न ही मिलता है, हमारे देश में और अन्य पद्म पुरस्कार भी मिलते हैं। ठीक है, अब इस पद्म पुरस्कार में पद्म पुरस्कार 1954 में स्थापित किए गए थे, यानी भारत रत्न के साथ ही पद्म पुरस्कार भी सम्मानित किए गए थे 1977 से 1980 तक, और 1993 से लेकर 1997 के दौरान संक्षिप्त व्यवधानों को छोड़कर हर साल गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यानी इन जो पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, कब की जाती है, ये गणतंत्र दिवस पे की जाती है। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है, जो पद्म पुरस्कार है, ये जो पुरस्कार है यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन सी श्रेणी में, अर्थात यह महत्व के घटते क्रम में पद्म विभूषण और पद्मश्री। यानी आपसे कोई पूछे कि जो पद्म भूषण और पद्मश्री है, यह इसमें सबसे सर्वोच्च कौन है, तो आप बताएंगे पद्म विभूषण। पद्म विभूषण सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। ठीक है, यानी जो सबसे लंबा है वो पहले नंबर पर। ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे सर्वोच्च कौन होगा, तो जिसमें जो सबसे लंबा है, जो सबसे लंबा लिखा गया है वो सर्वोच्च है, फिर दूसरे नंबर पे जो लंबा है वो है, जो फिर तीसरे नंबर पे लंबा है वो है। ठीक है, यानी आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, फिर पद्म भूषण उससे बड़ा है, फिर उससे पद्म विभूषण सबसे बड़ा, उससे छोटा पद्म भूषण, उससे छोटा पद्मश्री। ठीक है, तो पद्म विभूषण जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा दूसरा जो नागरिक पुरस्कार है कौन सा है, वो है पद्म विभूषण। पद्म भूषण क्या है, एक उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ठीक है, पद्म भूषण जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। खैर मुलायम वगैरह को यही मिला है। ये जो है पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र इनमें से प्रमुख है। यानी ये जो पद्मश्री है भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। तो आपसे कभी पूछ दे कि भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार क्या है, तो आप क्या बताएंगे, पद्मश्री है। ठीक है, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र इनमें भी और प्रमुख है। ठीक है, आगे आइए, आगे क्या कर रहा है, राष्ट्रीय मिठाई। खैर हम लोग जलेबी तो जल्दी खाते नहीं है, हम लोग को क्या पसंद है, छेना, रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन, क्या बोलते हैं, राजभोग, ये सब हम लोगों को पसंद है। हमारे देश की जो मिठाई है जलेबी, राष्ट्रीय मिठाई, इसको तो हम लोग कभी जल्दी पसंद नहीं करते हैं। खैर ये जो जलेबी बनती है, ये जब बनती है अगर गर्म है, गर्म खाएंगे आप तो ये जुकाम वगैरह के लिए, खांसी वगैरह के लिए थोड़ा ज्यादा बेटर होती है, ठीक करती है, ऐसा हमने सुना है। हम खा के भी प्रयोग करके देख लिए, सही लगता है। ठीक है, जलेबी भारतीय उपमहाद्वीप वह मध्य पूर्व का एक लोकप्रिय व्यंजन है। यह कुंडलाकार होती है, यानी इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरह बनाया जाता है, आपने देखा होगा। हमारे इसके वजह से क्या, आपने तो खैर जलेबी देखा होगा। ठीक है, ठीक है, इसका स्वाद मीठा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका स्वाद मीठा होता है। ऐसा मत बोल दीजिए कि इसका जो स्वाद है वो मरचा के जैसा होता है। इस मिठाई की धूम भारतीय उपमहाद्वीप से आरंभ होकर पश्चिमी देश स्पेन तक जाती है, यानी जो यूरोप के देश है वहां तक जाती है। इस बीच भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान के साथ समस्त अरब देशों में भी जानी पहचानी जाती है। यानी अरब देशों के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी इस मिठाई को जाना जाता है। 1950 में संविधान लागू होने के समय इसे राष्ट्रीय मिठाई के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, इसे राष्ट्रीय मिठाई के रूप में इसलिए घोषित किया गया कि हमारे देश में जितने भी लोग गरीब थे वो ही खा सकते थे, कोई छेना नहीं खा सकता था। आज हम लोग की औकात ना होती कि हम लोग इसको खा लें। ठीक है, हम लोग जलेबी ही खाते हैं। एक छेना जो 18-20 रुपए का मिलता है, छोटा सा मिलेगा 18-20 रुपए का, 18 से 20 रुपए में एक पाव जलेबी मिल जाती है, उसमें पेट भर जाता है, पानी भी अच्छे से पी लेते हैं। और छोटा सा मिलता है उसमें कुछ खाया ही नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए इसको जो है हमारा जो है राष्ट्रीय मिठाई बनाया गया है, ये हमारे देश के गरीबों के लिए है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज गीत। राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है, हिंद देश का प्यारा झंडा, जिसे हम लोग कहते हैं विजयी विश्व तिरंगा, प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, वही है हमारे देश का ध्वज गीत। ठीक है, भारत के झंडा गीत या ध्वज गीत की रचना श्यामलाल गुप्त। अगर आपसे पूछे कोई कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने किया है, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। किसने किया था, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने किया था, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय ध्वज गीत की रचना किसने किया था, तो किसने किया था, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। यह गीत न केवल राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ बल्कि अनेक नौजवानों और नवयुवतियों के लिए देश पर मर मिटने हेतु प्रेरणा का स्रोत है। यानी विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सबसे झंडा ऊंचा हमारा, ये हमारे अंदर एक अलग से जो है हमको प्रेरित करता है, हमारे अंदर से अलग जुनून पैदा करता है कि नहीं, हम अपने देश के लिए कुछ अलग करेंगे। ठीक है, तो स्रोत में बना विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक उक्ति सुविख्यात झंडा गीत को 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था।
इस गीत को 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, स्वीकार किया गया था। उस समय 1938 में यह अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था और उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 में जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, इसकी रचना करने वाले श्यामलाल गुप्ता अरशद कानपुर के नरवल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये कानपुर के नरवल के रहने वाले थे। ठीक है, आगे आइए, हमारा राष्ट्रीय धर्म क्या है? ठीक है, आप देखते होंगे हाल ही में वर्तमान में हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा चल रही है। ठीक है, खैर हमारे संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। हमारा जो देश है वो कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हमारा जो धर्म है कोई नहीं होगा, यानी जो हमारी सरकार है उसका कोई धर्म नहीं होगा। हाँ, हमारे देश के जो लोग हैं उनका धर्म होगा, वो हिंदू हो, वो सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो कुछ भी हो, वो धर्म मान सकते हैं। लेकिन हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, इसका कोई भी धर्म नहीं होगा। यानी हमारे भारत देश में रहने वाले नागरिकों का तो धर्म है कि आप अपना धर्म मानिए, लेकिन हमारा जो भारत देश है, संपूर्ण भारत देश है, उसका कोई भी धर्म नहीं होगा। यानी जो सत्ता में बैठेगा उसका कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्म को समान रूप से देखेगा, समान रूप से उसको प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक है धर्मनिरपेक्ष और एक है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। ठीक, इससे क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि आपके देश में कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो सरकार है उसका कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन जो हमारे देश की जनता है उसका धर्म कोई ना कोई होगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, यह हमारी प्रस्तावना में पहला संशोधन था जिसमें हमने समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता को हमने इसमें जोड़ा था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमने पंथ निरपेक्ष शब्द को अपनी प्रस्तावना में जोड़ा है। आज तक हमारी प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, हमारी प्रस्तावना ही हमें बताती है कि हमारा भारत जो देश है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, समझ आया? तो आपसे पूछे कोई राष्ट्रीय धर्म क्या है, तो हमारा जो राष्ट्रीय धर्म है वो धर्म निरपेक्ष है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। क्या है? गंगा डॉल्फिन है। गंगा नदी में पाई जाने वाली सूंस, गंगा नदी में जो सूंस पाई जाती है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो डॉल्फिन क्या है, तो वो सूंस होता है। हम लोग के यहाँ अक्सर जो बनारसी साइड है हम लोग उसे सूंस ही बोलते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 तक, भारत जो सरकार है 2009 तक ऐसा कोई भी राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं था जिसे स्वीकार किया था। ठीक है, किसी भी जलचर को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित नहीं किया गया था। 4 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व क्या मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार है, पलटू चाचा हम लोग बोलते हैं उनको, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया था। ठीक है, 2009 में यह फैसला किया गया और 2010 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने आपसे पूछा कि किस मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन को जो जलीय जीव घोषित किया, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया। ठीक है, अगला आइए, अगला क्या कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय नारा क्या है? हमारा जो राष्ट्रीय नारा है वो है श्रमेव जयते, यानी जितना आप श्रम करेंगे उसी की जय होती है। ठीक है, हमारे देश की जो राष्ट्रीय नारा है वो है श्रमेव जयते। हमारे देश में और अन्य भी नारे लगाए हैं, जैसे जय हिंद किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तू मुझे खून तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने बोला है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने बोला है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला है। हे राम महात्मा गांधी ने दिया है। करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया है। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने दिया है। अंग्रेजों भारत छोड़ो यूसुफ मेहर अली ने दिया है। ठीक है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। हु लाइफ इन डाई, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। ठीक है, हु लाइफ इफ इंडिया इज डाई, ठीक है, अगर भारत मर जाएगा तो कौन जिंदा रहेगा? यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, इसे कौन बोला है? जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध, क्या किसने बोला है? बाल गंगाधर तिलक ने बोला है। ठीक है, इसके आगे मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रहार अंग्रेजों शासन की ताबूत की किल साबित होगा, इसे किसने बोला है? लाला लाजपत राय ने बोला है। ठीक है, साइमन वापस जाओ लाला लाजपत राय ने बोला है। जय जगत विनोबा भावे ने बोला है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने बोला है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति किसने बोला है? जयप्रकाश नारायण ने बोला है। वंदे मातरम बाल गंगाधर तिलक ने बोला है। कर मत दो किसने नारा दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। विजय भी तिरंगा प्यारा श्यामलाल प्रसाद गुप्ता, अभी जो है कानपुर के नरवल के रहने वाले थे। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, बिस्मिल्लाह आजिमाबादी ने दिया है।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने दिया है, ठीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। जनगण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। मारो फिरंगियों को मंगल पांडे ने दिया है। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है, ठीक है। ये हमारे देश के कुछ नारे हैं, आप इसे देख लेंगे। हम हर बार करें कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे जब हम पहले आ रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा नंबर लिख रहा है, उस नंबर पे आप जो है मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। वैसे आपको पीडीएफ उसमें मिला रहेगा, आप ले लीजिए जाके। हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है? राष्ट्रीय पर्व हमारा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती है, ठीक है। जो लोग हमारे देश में हमारे राष्ट्र के प्रति, देखिए दिवाली, होली, ये जो हमारा धार्मिक त्योहार है, ईद, ये हमारा धार्मिक त्योहार है, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पर्व का मतलब है, हमारे राष्ट्रीय पर्व का मतलब पूरे देश के लोग जिसे मनाएंगे वो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। धार्मिक पर्व के लोग हैं जो अलग अलग धर्म के लोग अपना अपना पर्व मनाए, जैसे क्रिश्चियन लोग यीशु महाराज का मनाते हैं, हम लोग हिंदू जो है होली, दीपावली, रामनवमी मनाते हैं, मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, ठीक है। तो जो ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, तो जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ये स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को मनाया जाता है, गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है। आगे आइए, राष्ट्रीय राज्य चिन्ह। हमारे देश का राष्ट्रीय राज्य चिन्ह क्या है? तो ये है अशोक चक्र, ठीक है। हमारे देश का राष्ट्रीय राज्य चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है। राष्ट्रीय राज्य चिन्ह एक प्रतीक या मुहर है। यह क्या है? यह एक प्रकार का प्रतीक या मुहर है जिसे किसी राष्ट्र या बहुराष्ट्रीय राज्य द्वारा अपने प्रतीक के रूप में उपयोगी के लिए आरक्षित किया जाता है। किसके रूप में? अपने प्रतीक के रूप में उपयोग करने के लिए इसे आरक्षित किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग सरकारी कागजों, ठीक है, आप जो है अशोक चक्र को आप अक्सर देखते होंगे, ठीक है, सरकारी कागजों, दस्तावेजों, अभिलेखों, प्रपत्रों, मुद्रा आदि पर किया जाता है, ठीक है। अशोक चक्र का प्रयोग दस्तावेजों, अभिलेखों, प्रपत्रों, मुद्रा आदि पर किया जाता है। यह चिन्ह संबंधित देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, इतिहास और वर्तमान मूल्यों और आदर्शों से संबंधित होता है। जो चिन्ह है, जो अशोक चक्र है, हमारे पुरानी संस्कृति को दर्शाता है, ठीक है, इतिहास को बताता है, वर्तमान मूल्यों को दर्शाता है कि जो हमारा अशोक चक्र जो राज चिन्ह है, इसका मूल्य हमारे देश में वर्तमान समय में क्या है, उस चीज को ये दर्शाता है। अशोक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चिन्ह है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है, ठीक है। ये जो अशोक लाट है ये सारनाथ में है, ठीक है, वहां से इसको लिया गया है। मूल रूप इसमें 4 शेर है, ठीक है, इसमें जो है 4 शेर है। ऐसे जो है आप देखेंगे तो ऐसे है, इसमें 3 शेर दिखते हैं आमने सामने से, 3 शेर, एक शेर इसका पीछे, यानी एक मेरा मुख हो गया, एक इस साइड से मुख मेरा, एक साइड से मुख, एक पीछे मुख है, तो 4 प्रकार के इसमें शेर है, ठीक है। वो मुंह अलग अलग किए हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है, यानी अगर 4 तरीके से शेर हैं, ठीक है, इसके नीचे एक गोल आधार है, ठीक है, जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, जिसपे एक हाथी है, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं, ठीक है। इसमें 4 जानवर हैं, कौन कौन से हैं? हाथी, दौड़ता घोड़ा, एक सांड जिसे हम लोग बैल कहते हैं, और एक सिंह बना है। यानी आपसे कभी पूछते हैं कि जो लाट है, जो सारनाथ में जो राज चिन्ह है, उसमें जो 4 प्रकार के जानवर हैं, उसमें कौन कौन से जानवर हैं? तो एक हाथी है, दौड़ता घोड़ा है, और एक जो है सांड है, और एक सिंह बना है, ठीक है। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में है, यानी जो एक गोलाकार आधार है ये खिले हुए लटके कमल के रूप में है, ठीक है। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र है, यानी जब आप सारनाथ आएंगे और ये जो 4 पशु भी बताए कि एक हाथी है, दौड़ता हुआ घोड़ा है, सांड है और एक सिंह है। 4 जानवर हैं, कौन कौन से हैं? हाथी है, ठीक है, हाथी है, दौड़ता हुआ घोड़ा है, बैल है और सिंह है। ये जो चारों की जगह है, यानी अगर यहाँ पे हाथी है, ठीक है, यहाँ पे सिंह है, दौड़ता घोड़ा है, ठीक है, और बैल है, तो इसके बीच में राज चिन्ह है, सॉरी जो चक्र है, आपके देश के जो झंडे में तिल्ली लगी है वो चक्र है, तो इन सभी के बीच में ये है, ठीक है, ये सभी के बीच में ये चक्र बनाया गया है, ठीक है। राष्ट्र के प्रतीक में जिसे 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं। यानी अभी आपको बताया कि जो 3 सिंह दिख रहा है आपको, यही दिखाई देता है, जबकि जो पीछे वाला सिंह है उसमें चौथा सिंह जो पीछे दिखाई नहीं देता है। तो अगर आप चित्र में देखना चाहेंगे तो आपको 3 ही चिन्ह दिखाई देते हैं, चौथा चिन्ह दिखाई आपको नहीं देता है, ठीक है, समझा ना। अब देखिए 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। कि इसे कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। चक्र केंद्र में दिखाई देता है,
यानी आप जब आएंगे, जब इसको देखेंगे, जब आप राजा चिन्ह जो है अशोक चक्र है, जब इसे आप देखेंगे तो इसके बीच में ये जो है आपको केंद्र में चक्र दिखाई देता है। ठीक है, निचले वाले भाग में जो उसके सबसे नीचे का भाग होता है, यहीं पे उसको जो है आपको चक्र वो दिखाई देता है। ठीक है, साढ़ दाहिनी ओर, यानी आप जब जाएंगे और इस तरीके से उसके सामने अगर अशोक चक्र ऐसे बना है, ठीक है, तो जब आप वहां पे खड़े होंगे तो आपके इस दाहिने साइड जो है साढ़ बना रहेगा। ठीक है, और जो है घोड़ा जो है आपके इस बाएं साइड बना है। ठीक है, किस साइड बना है? आपके इस बाएं साइड वो घोड़ा बना है, और अन्य चक्र की बाहरी रेखा बिल्कुल दाहिने और बाएं छोर पे। ठीक है, क्या लिखा है? अन्य चक्र की बाहरी रेखा बिल्कुल दाहिने और बाएं छोर पे, यानी जो चक्र है, ठीक है, यानी जो अभी बताया कि चक्र बना है आपके। ठीक है, तो जब आप सामने से देखते हैं, जब आप सामने से देखेंगे तो जो दाएं साइड है, दाएं साइड जो आपको ये सांड दिखता है, और बाएं साइड क्या दिखता है? ये घोड़ा दिखता है। बाकी जो हाथी है, ठीक है, हाथी और बैल ये पीछे है। ठीक है, घंटी के आकार का ये जो है, ये जो घंटी के आकार का जब कमल है, जैसे घंटा देखें, घंटा, आप जो घंटा देखते हैं तो इस तरीके से घंटा रहता है बना हुआ ना, इस तरीके से घंटा बना हुआ रहता है। तो इसके आकार का ये लटका हुआ रूप है। ठीक है, प्रतीक के नीचे, ये जो प्रतीक है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। किस लिपि में लिखा गया है? ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में लिखा गया है? यह जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है। सत्यमेव जयते शब्द मंडूकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? मंडूकोपनिषद से ये लिया गया है। ठीक है, आगे आइए, ये लास्ट वाला है कि हमारे राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज सारम, ऐसा कुछ ये वंदे मातरम है। खैर, जो लोग हिंदू राष्ट्र की भाषा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उनको ये याद नहीं है, उनको गायत्री मंत्र याद नहीं होगा, दुर्गा चालीसा उनको याद नहीं होगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मानना या कल्पना वो करते हैं कि नहीं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, उनसे पूछ दिया जाता है यही वंदे मातरम गा दो, तो वो नहीं गा पाते हैं। ठीक है, आइए देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी जो चट्टोपाध्याय है, इनके द्वारा ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन 1882 में, इसका जब प्रकाशन हुआ था 1882 में हुआ था। उनके उपन्यास आनंद मठ, यानी आपसे कभी पूछे कि जो वंदे मातरम लिया गया है किस बुक से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, खैर आप सुनते होंगे कि मुस्लिम लोग इसे नहीं मानते हैं। मुस्लिम लोग इसे इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आनंद मठ है ये मुस्लिमों के खिलाफ है। यानी जो आनंद मठ है इसमें बहुत सी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो मुस्लिमों के बहुत खिलाफ लिखी गई हैं। ठीक है, इसीलिए जो है ये जो वंदे मातरम है, इसको आप जब कभी भी आप डिबेट में देखते होंगे असदुद्दीन ओवैसी को, जो AIMIM के प्रमुख है, असदुद्दीन ओवैसी को बोला था कि आप वंदे मातरम गाइए। ठीक है, कुछ दिनों तो पहले बोला था कि भारत माता की जय बोलिए, लेकिन अब ये बोला जाने लगा है मुस्लिमों को कि आप वंदे मातरम गाइए। ठीक है, तो इसमें जो वंदे मातरम में ये मुस्लिम लोग इसलिए नहीं गाते हैं कि आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ जो है उसमें जो है मुस्लिमों के खिलाफ ज्यादा लिखा गया है, इसीलिए लोग इस वंदे मातरम को लोग कहते हैं कि ये लोग गाने से परहेज करते हैं। ठीक है, ये जो है आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास में यह गीत भावानंद जो है, भावानंद नाम के सन्यासी द्वारा भावानंद जो का नाम का सन्यासी था उसके द्वारा ये गाया गया था। अगर आपसे कभी पूछे कि ये किसके द्वारा गाया गया था 1882 में जब प्रकाशन हुआ था, तो कौन गाया था? तो भावानंद नाम का एक सन्यासी था, उसके द्वारा ये गाया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब स्वतंत्र हम लोग हो गए 1947 में, तो हम लोग स्वतंत्र हो गए 15 अगस्त 1947 को जब हम स्वतंत्र हो गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को हमने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपने संबंधी व्यक्ति पढ़ा, जिससे हमने इसे 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया। ठीक है, हमने 24 जनवरी 1950 को इसे अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे स्वीकार किया। एक चीज आप ध्यान दोगे, जो हमारा राष्ट्रगान है वो अभी एक गीत है, और जो ये वंदे मातरम है ये भी एक गीत है। हमने उसे अपने राष्ट्रगान का दर्जा दिया हुआ है, और यहाँ पे इसे हमने राष्ट्रगीत का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको समझ में आई, इतनी चीजें पढ़ाया, लगभग 1.5 घंटे हो गए होंगे। ठीक है, लगभग 1.5 घंटे होंगे। हम आपसे पहले ही बोले थे इस क्लास को, जब हम आपको बताए थे व्यू पैट वाली बात, तो उसमें हम बताए थे कि लगभग 1.5 घंटे क्लास हमारा चलेगा, और इस क्लास को इत्मीनान से देखेंगे, बैठ के आराम से देखेंगे, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। ठीक है, हमें आशा होगा कि हमारे द्वारा जो आपको जानकारी साझा की गई होगी समझ में आई होगी। ठीक है, अब मिलेंगे किसी अगले इन्फॉर्मेशन में किसी अन्य चीज, जैसे भारत रत्न के साथ। ठीक है, अभी बताएं आपको भारत रत्न, तो आप मिलेंगे उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।